हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एक बहुत बेसिक टॉपिक है सेल बायोलॉजी का, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम उसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम उसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्रोटीन्स के क्या फंक्शन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस और रीसेंट एडवांसमेंट्स। सबसे पहले हम ये देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। जो सेल मेम्ब्रेन, सेल को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, हिंदी में हम जिसे झिल्ली कहते हैं, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा नीमा के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो कि सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। मतलब सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर है। ठीक है, ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल बैरियर है सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। ये जो मेम्ब्रेन है ये मेनली फंक्शन करती है सेल को प्रोटेक्ट करने का। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है आउटसाइड एनवायरनमेंट से, और ये सेल के कंपार्टमेंटाइजेशन यानी सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स हैं और सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सेल को एक उसका अस्तित्व प्रदान करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो तो सेल की जो आइडेंटिटी है वो नहीं रह पाएगी। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। और इसकी सबसे खास बात जो है, इसकी जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो एक बहुत खास इसका कैरेक्टर हमारे दिमाग में आता है। वो ये आता है कि ये सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होती है। सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब है कि इसके थ्रू केवल कुछ ही सब्सटेंसेस पास करके अंदर आ सकते हैं और कुछ ही सब्सटेंसेस इससे बाहर जा सकते हैं। हर सब्सटेंस का ये आवक जावक, अंदर आना बाहर जाना, हर सब्सटेंस को ये अलाउ नहीं करती है। सेल मेम्ब्रेन मेनली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका जो मुख्य काम है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इन और आउट ऑफ द सेल मेंटेन करना। एंड ये केवल आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अंदर आना बाहर जाना अलाउ करती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस जैसे कि सेल एडिशन, आयन कंडक्टिविटी, सेल सिग्नलिंग और कुछ मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट करवाने में, इन सब में सहायक होती है। यदि सेल मेम्ब्रेन नहीं हो तो कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर इतनी आसानी से नहीं घुस सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी हार्मोन को या किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने में मदद करते हैं। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग भी, सेल की जो सिग्नल सेल के द्वारा जनरेट होते हैं वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही पॉसिबल है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सरफेस प्रदान करती है, किसी भी सब्सटेंस का सेल से अटैच होने का एक माध्यम बनाती है। तो ये सब जरूरी बातें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसकी हिस्ट्री देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सबसे पहले कहाँ आइडेंटिफाई हुई थी। ये क्वेश्चन नेट स्लाइड सब में पूछा गया है कि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी सेल मेम्ब्रेन की कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी ह्यूमन आरबीसी में, है ना। 19th सेंचुरी में सेल्स जो हैं उन्हें सेपरेट एंटिटी की तरह आइडेंटिफाई करा गया था, और ह्यूमन आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी डिस्कवरी की गई थी। देन अर्न्स्ट ओवरटन ने 1895 में स्ट्रक्चर बताया था सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन जो है वो 2 लेयर की बनी होती है, प्रोटीन के 2 लेयर होते हैं जिसमें लिपिड सैंडविच्ड होती है। ऐसा ओवरटन ने कहा था कि लिपिड इज सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन दिखी वो 20 एंगस्ट्रॉम की दिखी, एंड फैट इज 35 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक्चुअली क्या था कि जो बताया जा रहा था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा गया तो जो ओवरटन ने बातें कही थी वो सर्टिफाई नहीं हो पा रही थी। इससे ये प्रूफ हुआ कि ओवरटन जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं वो सही स्ट्रक्चर नहीं है, है ना। सही स्ट्रक्चर एक्चुअली
कुछ और है। तो यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इसका जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, जो भी रिजेक्टेड मॉडल है वो मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताए हैं। आप लोग शायद स्कूल लेवल से पढ़ते आए होंगे, रॉबर्टसन का जो यूनिट सेल मॉडल था और ओवरटन का जो मॉडल ऊपर जिसके बारे में बताया, ऐसे करके कई 7-8 मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं, बट वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सब हम स्कूल लेवल पे, बीएससी लेवल पे पढ़ के आए हैं। अब हम सीधे बात करेंगे कि कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है और उसका कौन कौन से कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं, और उसमें भी हम डिमार्क्ड बात करेंगे कि अगर लिपिड है तो कौन सा लिपिड सबसे ज़्यादा है, क्यों है, प्रोटीन है तो कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता जो मॉडल सबसे कॉमन है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकलसन ने दिया था 1972 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या है, एक लिपिड की बाइलेयर से बनी हुई मेम्ब्रेन है जिसमें प्रोटीन जो है वो जगह जगह पर क्या है, ढसे हुए हैं। यदि आप इस डायग्राम को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक लिपिड का बाइलेयर का बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ दो तरह के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक तो ये हाइड्रोफिलिक जो है वो हेड दिख रहा है, ये जो गोले हैं ये हाइड्रोफिलिक हेड है, और इसके नीचे जो पूंछ शरीर का निकल रहा है वो हाइड्रोफोबिक टेल है। फोबिक का मतलब होता है पानी से डरने वाला और फिलिक का मतलब होता है पानी से प्रेम रखने वाला। तो जो हाइड्रोफिलिक है, जो पानी से प्रेम रखता है, वो बाहर की तरफ है, क्योंकि नेचुरली बाहर की तरफ पानी से कांटेक्ट होगा, और जो पानी से डरता है वो अंदर की तरफ है, यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ है और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ है। और ये जो हेड और टेल के समन्वय से जो लेयर्स बनी दिख रही हैं, एक ऊपर और नीचे की, ये है लिपिड बाइलेयर। यानी सबसे पहले हमको ये बात क्लियर हो गई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, जिसमें हाइड्रोफोबिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक जो है वो टेल होती है। फोबिक यानी पानी से डरने वाला, और फिलिक यानी जो कि हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। फिलिक यानी पानी से प्रेम रखने वाला, इसीलिए वो बाहर की तरफ है। फोबिक यानी पानी से डरने वाला, इसीलिए वो अंदर की तरफ है। तो ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जगह जगह पे इसमें प्रोटीन ढसे हुए होते हैं। ये जो प्रोटीन है ये मूवमेंट करते रहते हैं, ये रिजिडली नहीं होते, ये मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन लिपिड्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बाइलेयर विच इज इंटरप्टेड बाय प्रोटीन एंड द अमाउंट ऑफ एम्बेडेड प्रोटीन वेरी सिग्निफिकेंटली। हर मेम्ब्रेन में कितना कितना प्रोटीन होगा, लिपिड बाइलेयर में कितना प्रोटीन ढसा होगा, ये जो इसका जो अमाउंट है वो वेरी करता है। लिपिड बाइलेयर इज फ्लूइड, लिपिड की जो बाइलेयर होती है वो फ्लूइड होती है, और इसीलिए जो फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड स्टेट में होती है, और इसीलिए जो प्रोटीन्स उसमें ढसे होते हैं उनका मूवमेंट होता रहता है। ये प्रोटीन रिजिडली नहीं ढसे होते हैं, ये एकदम स्थिर नहीं होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहते हैं। प्रोटीन्स आर बाउंड टू द मेम्ब्रेन इन सेवरल वे, प्रोटीन जो हैं वो मेम्ब्रेन से कई तरीके से जुड़े होते हैं, जैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन जो कि परमानेंटली होते हैं लिपिड बाइलेयर में, और ये हाइड्रोफोबिक फोर्सेस से जुड़े होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आता है नेट स्लेट में कि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये हाइड्रोफोबिक फोर्सेस से जुड़े होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो कि टेम्पररीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, याद रखिएगा। दूसरी कैटेगरी पहली जो थी वो इंटीग्रल प्रोटीन थी जो परमानेंटली अटैच्ड होते हैं लिपिड बाइलेयर से, और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस से जुड़े होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक फोर्स एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन से जोड़ता है। देन पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं सेकेंड नंबर पे, जो कि टेम्पररीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन की तरह काम करते हैं, आयन चैनल की तरह काम करते हैं और रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन की तरह काम करते हैं, यानी रेगुलेशन का काम करेंगे, आयन चैनल बनाएंगे, यानी इनके थ्रू सब्सटेंसेस अंदर बाहर जा सकते हैं। और रिसेप्टर मतलब अगेन वही कि सब्सटेंसेस को अंदर लाना, बाहर ले जाने का काम करेंगे। और ये पाए कहाँ जाएंगे, लिपिड बाइलेयर के बाहर की तरफ, और किससे जुड़े हैं, आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले थे इंटीग्रल प्रोटीन वो लिपिड के अंदर मिल रहे थे और हाइड्रोफोबिक
आयोनिक फोर्सेस से जुड़े थे, और जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो लिपिड बाइलेयर के बाहर मिलेंगे और आयोनिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक है, देन लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ये भी लिपिड बाइलेयर से अटैच्ड होते हैं और मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं, कोवेलेंटली मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ लगे होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? कोवेलेंटली जुड़े होते हैं मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ से। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कैसे जुड़े होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, देन कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है? सबसे नंबर 1 पर है प्रोटीन। तो प्रोटीन की यदि बात करें तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सबसे पहला जो कैटेगरी होती है वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स की होती है या इंटीग्रल प्रोटीन की होती है। ये जो प्रोटीन है ये हेलिकल स्ट्रेचेस होते हैं। दीज प्रोटीन्स आर हेल्ड बाय हेलिकल स्ट्रेचेस ऑफ 15-20 अमीनो एसिड। मतलब ये प्रोटीन किससे जुड़े होते हैं? अमीनो एसिड के 15 से 20 अमीनो एसिड के टुकड़ों से जुड़े होते हैं। And the hydrophobic region of the lipid bilayer are embedded inside and the hydrophilic is exposed to the outer environment। ये तो मैंने आपको बताया यहाँ डायग्राम में ही कि जो हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि पानी से प्यार करने वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ है और पानी से डरने वाला पोर्शन इसमें अंदर की तरफ होता है। और जो ये जो प्रोटीन्स है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दे आर एबल टू, ये लिपिड बाइलेयर का अरेंजमेंट बता रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक रीजन्स लिपिड बाइलेयर के अंदर, मतलब कंफ्यूज मत होना, ये प्रोटीन नहीं लिपिड बाइलेयर का बता रहे हैं। प्रोटीन तो जो है वो हेलिकल स्ट्रेचेस होते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन आर दे आर हेल्ड बाय हेलिकल स्ट्रेचेस। ये हेलिकल स्ट्रेचेस से जुड़े होते हैं और ये हेलिकल स्ट्रेचेस कितने के होते हैं? 15 से 20 अमीनो एसिड के हेलिकल स्ट्रेचेस होते हैं। और ज़्यादातर ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, मेम्ब्रेन को ढस कर, मेम्ब्रेन में ढस कर उसे भेदने की क्षमता रखते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन को स्पैन कर सकते हैं। ऐसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करके उसे स्पैन कर सके, ये देख पा रहे हैं आप, जो मेम्ब्रेन के अंदर घुस के उसे भेद के बाहर की तरफ दूसरे हिस्से पे आ सके, ऐसे प्रोटीन को कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन बाय हाइड्रोफिलिक अट्रैक्शंस एंड कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद डिटर्जेंट। इस प्रकार के जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो मैंने ऊपर भी बताया था कि हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन, दोनों में से किसी भी इंट्रैक्शन से जुड़े हो सकते हैं और ये जो है ये रिमूव किए जा सकते हैं डिटर्जेंट इस्तेमाल करके, ये मेम्ब्रेन से रिमूव किए जा सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो होती है वो होती है पेरिफेरल प्रोटीन की, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की होती है, जिनकी की पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इट रिसाइड्स आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर। इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये आपको बाहर दिखेगी, बाहर की तरफ जो रिसाइड करते हैं दे आर नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन। ये आयोनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं या फिर फॉस्फोलिपिड हेड ग्रुप से। ये जो आपको गोला सा बना इस डायग्राम में दिख रहा है ये फॉस्फोलिपिड हेड ग्रुप है। तो पेरिफेरल प्रोटीन या तो आयनिक बॉन्ड से अटैच होगा, ये डायरेक्टली ये फॉस्फोलिपिड हेड ग्रुप से अटैच हो जाएगा। ये मेनली रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। और आयनिक फोर्स यदि आपको पता हो तो इट्स अ वीक फोर्स। ठीक है, ये आयनिक फोर्स जो है ये वीक फोर्स होता है और इससे प्रोटीन को कैन मूव और कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक स्टैंड। यदि कोई भी प्रोटीन आयनिक फोर्स के द्वारा मेम्ब्रेन से जुड़ा है तो किसी भी सॉल्यूशन, आयनिक स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके उसे हटाया जा सकता है। आयनिक फोर्स इज अ वीक फोर्स। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं याद रखिएगा आयनिक फोर्स से जुड़े होते हैं, बाहर की तरफ जुड़े होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड से जुड़े होते हैं, है ना, और ये रिसेप्टर की तरह फंक्शन करते हैं। और फिर थर्ड कैटेगरी आती है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन की। ये प्रोटीन जो है ये लिपिड बाइलेयर से बाहर से जुड़े होते हैं और ये बाहरी की तरफ होते हैं, कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं और दोनों साइड, मेम्ब्रेन के दोनों साइड से ये देखे जा सकते हैं, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ये ध्यान रखिएगा ये बाहर की तरफ ही होते हैं, है ना, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दोनों साइड पर प्रोट्रूड करते हैं, दोनों साइड में से किसी भी साइड पे ये जुड़े हो सकते हैं। इसलिए कहीं भी आपको इस साइड जुड़े हैं तो मेम्ब्रेन के इस साइड दिखेंगे, उस साइड जुड़े हैं तो ये उस साइड दिखेंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्रोटीन जो है वो मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल के रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है
अटैचमेंट साइट इंट्रासेल्युलर या एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपोनेंट की अटैचमेंट साइट की तरह एक्ट करता है और मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये तो था प्रोटीन और उसका फंक्शन क्या है। अब सेकंड कैटेगरी आती है लिपिड्स की, है ना। लिपिड्स क्या है, फंडामेंटल ब्लॉक होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स होता है और ये बेसिकली एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन लिंक करके मतलब एम्फीपैथिक का मतलब है शायद कि इसमें दोनों एंड होते हैं, जिस मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों हों, दैट इज़ नोन एज एम्फीपैथिक। आई थिंक सो, एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा, आप भी चेक करिएगा, मैं आपको चेक करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वैसे मेरे ख्याल में वही होता है कि दोनों एंड हो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ऐसे मॉलिक्यूल को एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। एक्चुअली लिपिड्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सोल हैं, मतलब मेन जो जान है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का, वो लिपिड्स ही हैं। और लिपिड्स में कौन सा मेन लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंपोज करने वाला मेजर लिपिड कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड, जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन लिंक्ड टू द फॉस्फेट कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप। मतलब आप देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि यहाँ 2 हेड ग्रुप हैं और दोनों के नीचे टेल हैं और वो टेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो 2 पूरे के पूरे जो ग्रुप हैं जिनके हेड और टेल हैं, वो टेल दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर्ड होते हैं लिपिड। और ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए वो वाटर के कांटेक्ट में होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए वो अंदर की तरफ होती है। लिपिड कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ मास ऑफ मोज़ेक, बट देयर प्रपोर्शन वेरीज। पूरे इस मोज़ेक का 50% जो मास, मोज़ेक किसको बोल रहे हैं, ये जो पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसको मोज़ेक बोलते हैं, उसका 50% जो मास होता है वो लिपिड बनाते हैं, है ना। और इनका जो प्रपोर्शन होता है हालांकि वो वेरी करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगभग 50% प्रोटीन और 50% लिपिड होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में 75% प्रोटीन होता है और लिपिड कंपैरेटिवली कम होता है। ये जो रेशो है ये मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करता है। अब यदि बात करें इकोलाई की मेम्ब्रेन की, तो उसमें एक स्पेशल प्रकार का फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोडाइथाइलमीन, है ना। मेमेलियन मेम्ब्रेन हैज़ 5 मेजर फॉस्फोलिपिड्स। ये भी कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं नेट स्लेट में, नाम ध्यान रखिएगा। फॉस्फोडाइस्टेराइलसरीन, फॉस्फोडाइल क्लोरीन, फॉस्फोसेरीन एंड फॉस्फोइथेनोल अमीन और स्पाइगनोमाइलिन। ठीक है, स्पाइगनोमाइलिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार का मतलब मॉलिक्यूल होता है, लिपिड होता है, जो कि पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये 5 मेमेलियन, जो मैमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें ये मेजरली 5 मेजर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, 5 के नाम आप ध्यान रखिएगा। मेमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ 50 to 60% लिपिड। मेमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 50 से 60% लिपिड होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है, एंड विच इज़ अबाउट 40% ऑफ इंटायर लिपिड। और इसमें से जो 40% इंटायर लिपिड, 40% 50 to 60% टोटल लिपिड होता है, इसमें से 40% जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, स्थिर रहने की क्षमता और लचीला रहने की क्षमता, ये दोनों क्षमताएं जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। इट प्रोड्यूसेस निक्स इन द फैटी एसिड मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू पैक टुगेदर। यानी कि ये जो रिजिडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो रिजिडिटी का मतलब हुआ कि जो उसकी स्थिरता भी नहीं, हमें कहना चाहिए कि जो उसका कड़कपन है उसे ख़त्म करता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं और इसलिए किंग्स बना देता है फैटी एसिड में, और इस कारण से उसका एक सुदृढ़ तरह से पैक होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल नहीं होता, वो रिजिडली पैक नहीं हो पाती है। फ्लूइडिटी ये उसको प्रोवाइड करता है। लेकिन रिजिडिटी कैसे प्रोवाइड करता है, इसकी जो हाइड्रोकार्बन रिंग होती है कोलेस्ट्रॉल की, है ना, ये हाइड्रोकार्बन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड होता है, तो जो इसकी हाइड्रोकार्बन रिंग होती है, इट एंटर्स द रीजन ऑफ फैटी एसिड दैट आर एडजेसेंट टू द फॉस्फोलिपिड ग्रुप, बट दिस डिक्रीजेस द मोबिलिटी ऑफ द आउटर पोर्शन ऑफ फैटी एसिड चेन मेकिंग द मेम्ब्रेन मोर रिजिड।
इसका जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो फैटी एसिड वाले रीजन के साथ में उसके जो फॉस्फोलिपिड ग्रुप होता है उसके साथ में इंटरफेयर करता है और मोबिलिटी घटा देता है फैटी एसिड चेन की, और इससे जो है वो मेम्ब्रेन रिजिड हो जाती है। मतलब इसका जो हाइड्रोकार्बन रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है वो फैटी एसिड चेन के साथ इंटरेक्ट करता है, और इस इंटरेक्शन के कारण जो मोबिलिटी होती है फैटी चेन की वो डिक्रीज होती है और इसलिए रिजिड होता है स्ट्रक्चर। और ऑन दी अदर हैंड क्या कर रहा है, इसका डबल बॉन्ड जो है वो निक्स कनेक्ट क्रिएट कर रहा है फैटी एसिड चेन में, और ये फ्लूइडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल ड्यूअल रोल प्ले करता है, फ्लूइडिटी और रिजिडिटी दोनों प्रोवाइड करता है, यानी कि स्टेबल मेंटेन करके रखता है मेम्ब्रेन को। On the other hand, insertion of cholesterol interferes with fatty acid chain, thus maintaining its fluidity। यानी कि ये ड्यूअल रोल प्ले करेगा। एक तरफ तो इसका हाइड्रोकार्बन रिंग स्ट्रक्चर जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, और दूसरी तरफ इसके जो डबल बॉन्ड्स है वो निक्स इंट्रोड्यूस करके इसको फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल ड्यूअल रोल में होता है यहाँ। देन कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, सेरिब्रोसाइड्स होते हैं, गैंग्लियोसाइड्स होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये यूकेरियोट्स में सेल टू सेल रिकग्निशन, एक सेल का दूसरे सेल से रिकग्निशन करवाने में हेल्पफुल होते हैं। अब बात कर लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये सेल को एक उसका अस्तित्व प्रदान करती है, सेल को उसका स्ट्रक्चर, उसका उसको उसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। एक सेल की आइडेंटिटी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है, उसके साइटोप्लाज्म को कवर करती है ये, और साइटोस्केलेटन को शेप प्रोवाइड करती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि इसे क्रॉस करके हर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर नहीं आ सकता, केवल सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही आ सकते हैं। ये सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट अलाउ करती है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू, इसके थ्रू सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, देन अगर हम इसमें रिसेंट एडवांसेस की बात करें तो सैल्वाटोर चिंटानिया एटेल ने 2013 में ऑर्डर्ड मेम्ब्रेन डोमेन्स, मेम्ब्रेन के डोमेन्स डिस्कवर किए थे सेल और मेम्ब्रेन के मॉडल में। एंड इन एडिशन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेगेनोलिपिड्स इन्फ्लुएंस देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर्ड डोमेन। और इसने ये भी बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो डोमेन बनते हैं उसके स्ट्रक्चर को किस तरीके से स्पेगेनोलिपिड्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और देन इसके बाद 2018 में जू जेंग पेंगुई चेंग इन्होंने समराइज करी थी रीसेंट एडवांसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोमेट्रिक सेल मेम्ब्रेन कैमाफ्लेज नैनो पार्टिकल्स फॉर कैंसर फोटोथेरेपी। 2018 में जू जेंग जो हैं इन्होंने समराइज करा था, डेवलपमेंट बताया था बायोमेट्रिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इन्होंने बताया था कि किस तरह से नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके कैंसर थेरेपी में उनका यूज़ करा जा सकता है। ये जो नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल करे थे ये इन्होंने सेल मेम्ब्रेन से ही डिराइव करे थे, है ना। देन इसके बाद 2020 में वैंग जेन एटेल ने सेल मेम्ब्रेन कोटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्कवर करी है। मतलब ये कि इट इज़ एन आइडियल, ही डिस्कवर्ड दैट इट इज़ एन आइडियल अप्रोच टू मॉडिफाई नैनो मटीरियल ओइंग टू द फेशियल फंक्शन प्रोसेसेस एंड गुड बायोकम्पैटिबिलिटी फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ सिंथेटिक नैनो मटीरियल। ठीक है, किसी भी सिंथेटिक नैनो मटीरियल की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में इन्होंने एक कोटिंग टेक्नोलॉजी की अप्रोच बताई है जो कि सेल मेम्ब्रेन कोटिंग टेक्नोलॉजी के नाम से विकसित है। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको रिसेंट एडवांसमेंट्स एक तो भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।